नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी चल रही होगी आपकी अच्छे से। और आज की जो ये क्लास है, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई संगरूर, एसजीपीजीआई एंड नॉर्थ के लिए स्पेशल क्लास है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड गोल्डन एमसीक्यूज है आपके लिए, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी डीप में, आपका ऑप्शन भी आपको समझा दूँगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको एंड तक ज़रूर देखना और इसके एमसीक्यूज मिस मत करना, क्योंकि आप लकी हैं जो आपको ये इतने गोल्डन एमसीक्यूज मिले हैं आज सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। इससे पहले सिर्फ इतना चाहूँगी कि मेरी मेहनत के लिए, मेरे हार्ड वर्क के लिए बस एक छोटा सा काम आप कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे मांगती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए आपसे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ वल्वा एक्सेप्ट, यानी कि वल्वा आपको पता है हमारे जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है। वल्वा जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल वल्वा। ठीक है, और बोला गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही जो हैं ये सारे पार्ट हैं वल्वा के, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, इसीलिए एक को छोड़कर। तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वल्वा का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, पहला है आपका बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि आपके वल्वा, वल्वा जो है जेनिटल ऑर्गन का आउटर पार्ट है। ठीक है, हमारे जेनिटल ऑर्गन दो पार्ट में होते हैं, एक होता है इनर में और एक होता है आउटर में। तो आउटर में जो है वल्वा होता है। ठीक है, सो बार्थोलिन ग्लैंड जो है आपके वल्वा का पार्ट है। वेजिनल ओपनिंग भी आपकी वल्वा का पार्ट है। मॉन्स प्यूबिस, जो ऊपर मॉन्स प्यूबिस जिसमें हेयर होते हैं, वो आपका वल्वा का पार्ट है। एंड एम्पुला, एम्पुला जो है आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ठीक है साथियों, फेलोपियन ट्यूब इसका पार्ट है ये एम्पुला। तो ये वल्वा का पार्ट नहीं है, सो आपका राइट आंसर एम्पुला ही है। ओके, नीचे देख लेते हैं। वल्वा कंसिस्ट एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, वल्वा क्या कंसिस्ट करता है? फीमेल के एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन को कंसिस्ट करता है वल्वा। एंड वल्वा में इंक्लूड होता है, सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस, फिर है लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, उसके बाद है क्लाइटोरिस, उसके बाद है वेस्टिबुलर बल्ब्स, फिर है वल्वल वेस्टिब्यूल्स, देन यूरिनरी मीटर्स एंड वेजिनल ओपनिंग एंड बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किन्स वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये जितना भी मैंने आपको बताया इंक्लूड करके, ये सब कुछ ग्रुप में जो ये पार्ट्स हैं मिलकर बनता है आपका वल्वा। ठीक है, एंड जो बोला है यूरिनरी मीटर जो है उसको भी इंक्लूड किया जाता है एज इट ओपन इनटू द वल्वल वेस्टिब्यूल, बिकॉज जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो वल्वल वेस्टिब्यूल में होती है, इस वजह से ही उसको भी वल्वा में इंक्लूड किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पूछा गया है। तो पहला है एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है, फिर है रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड, रेट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड या एंटीवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। सो जो नॉर्मल यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड होता है। तो ये दो वर्ड्स को आप एकदम अपने मन में डाल लो, एकदम याद रख लो कि यूट्रस की पोजीशन क्या है। मेरे साथ आप रिपीट करें, बोलना जरूर है, मेरे साथ बोलना आप, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है, एंटी नहीं है, एंटे है। ठीक है, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड आपको याद रखना है। नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। ओके, सो द नॉर्मल पोजीशन इज एंटीवर्टेड यूट्रस विच इज टिप्ड फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड होता है,
ठीक है। द यूट्राइन पोजीशन इज ऑल्सो समटाइम डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ द फंडस, सो दैट इज एंटीफ्लेक्स यूट्रस विच इज नॉर्मल एंड वर द फंडस टिल्ट फॉरवर्ड। ठीक है, बॉडी ऐसे होती है इसकी। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं यूट्रस की पोजीशन। ठीक है, ये एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स। ठीक है, ये पोजीशन है यूट्रस की, यूट्रस इस पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले है ओवरी। ओवरी जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ओवरी से जो फीमेल गोनाड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रेट होते हैं। ओके, एंड सर्विक्स, सर्विक्स वो स्पेस नहीं है। ओके, बिकॉज सर्विक्स जो है यूट्रस का एक टाइप ऑफ गेट है। ठीक है, दिस इज द गेट ऑफ, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द गेट ऑफ यूट्रस। एंड यूट्रस, यूट्रस ये रहा आपका। ठीक है, तो यूट्रस भी साइट नहीं है। आपका जो बेस्ट साइट है वो है फैलोपियन ट्यूब। आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फंडस। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आती है ओवरीज, और जो ये वाला पार्ट है मैं रेड से शो करूंगी आपको। ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और इन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में, कौन सा एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला, एम्पुला के पार्ट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर एट द एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लेम्शिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें इक्लेम्शिया के कैरेक्टर्स हैं। इक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में क्रिएट होती है, जिसमें मदर को बीपी हाई रहता है और साथ में कन्वर्जन यानी कि सीजर्स, फिट्स या दौरे की शिकायत रहती है। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्लेम्शिया। ओके, और यहाँ पे बोला है इक्लेम्शिया के सारे लक्षण आपको कैरेक्टर मिलेंगे 4 ऑप्शन में, किसी एक के अलावा कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इक्लेम्शिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सीजर, सीजर की कंडीशन रहती है। ओके, एंड सेकंड है माइल्ड फेशियल एडिमा, माइल्ड फेशियल एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा इक्लेम्शिया की कंडीशन में। मार्क्ड प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो प्रोटीन यूरिया भी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, बीपी ग्रेटर देन 160/110 mm of Hg। ओके, बिकॉज 160/110 mm of Hg से जो बीपी होता है वो प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में होता है। बिकॉज इक्लेम्शिया की कंडीशन में बीपी इससे भी हाई रहता है, इससे भी ज़्यादा हाई रहता है, 180 समथिंग, कुछ 180/20 से भी हाई रहता है, और कन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बता रखा है आपको, देखिए, प्री एक्लेम्शिया विद द ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड एक्लेम्शिया। ओके, एंड जो प्री एक्लेम्शिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर लाइक 140/90, प्रोटीन यूरिया, फेशियल पफिनेस, 3 mild facial edema, rapid weight gain, gastric, epigastric and right abdominal pain, visual disturbance, headache and changes in reflexes. BP greater than 160/110 Hg on 2 occasion at least 4 hours apart is feature of severe preeclampsia। ठीक है, 4 घंटे के अंदर 2 ओकेजन में बीपी चेक करेंगे, 160/100 से ऊपर आएगा तो ये फीचर है सीवियर प्रीक्लेम्शिया के। ओके, एंड नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो सीजर्स अकर होते हैं आपको वो बताना है। तो आप बताइए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सीजर्स अकर्स होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं।
occurrence of seizures during pregnancy, eclampsia, pre-eclampsia, एपिलेप्टिकस एंड मोनोक्लोनस। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इक्लैम्शिया, ठीक है, बिकॉज सीजर्स आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे इक्लैम्शिया, बिकॉज सीजर्स के साथ साथ बीपी पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन भी होगी साथ ही साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है वो आपको बताना है। पहला है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, दूसरा है प्री हाइपरटेंशन, तीसरा है इक्लैम्शिया एंड नेक्स्ट है आपका नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्लैम्शिया। इक्लैम्शिया ही एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइल्ड विद बर्न इंजरी डेवलप द अडीमा। एक बच्चा है जिसको बर्न इंजरी हुई है, ठीक है, बर्न इंजरी के बाद क्या हुआ, अडीमा हो गया, यानी कि सूजन आ गई, एक तरीके से बोला जाए तो अडीमा क्रिएट हो गया। व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, यानी कि बच्चे को बर्न इंजरी होने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, अडीमा आ गया है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपसे बोलता है लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, दूसरा बोलता है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, तीसरा बोलता है डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड चौथा आपको बोलता है एक्सेसिव टिश्यू डैमेज। अब देखते हैं, फ्लूइड जो है बॉडी से वो तो लॉस होता ही है, पता है हमें, टिश्यू का डैमेज भी होता है बर्न इंजरी में, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होता है, बट ये तीनों इसके कारण नहीं हैं एडिमा के, क्योंकि एडिमा का जो कारण है वो ये है, इंजरी होने के बाद, बर्न इंजरी होने के बाद जो कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड शिफ्ट होकर एडिमा क्रिएट होता है, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का क्वेश्चन है, ईटी ट्यूब में बोला है ईटी ट्यूब साइज 5.5 इज़ यूज्ड फॉर। अब 5.5 ईटी ट्यूब जो है वो किस के लिए यूज़ होती है, इन्फेंट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड जीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। अभी इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाली हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मैं समझूंगी कि कौन कौन है जो इंटरेक्ट करता है मेरी वीडियोस के साथ और कौन कौन हैप्पी है एंड इंटरेक्टिव है वीडियोस में और कौन इंटरेस्ट रखता है पढ़ाई में, ठीक है, या कोई यूं ही देख रहे हैं। तो प्लीज़ इसके आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी कमेंट हो, इन्फेंट, चिल्ड्रन, ठीक है, आप मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग दैट कनेक्ट द टू आर्टरी ऑफ फीटल हार्ट। फीटल के हार्ट को आपको मैं हार्ट का शेप बना दूँ, ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल, सॉरी, हाँ स्टार्ट, एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ बीच में जो दो एट्रियम को कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल एंड लिगामेंटम टेरेस। सो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जब दो आर्टरी को, हार्ट के दो आर्टरी चैम्बर, एट्रियम चैम्बर को फीटल टाइम पे जो कनेक्ट करता है वो होता है फोरामेन ओवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड हु हैज़ मेनिंजोमाइलोसिल। यहाँ पे बोला है एक बच्चा है, ठीक है, उसको मेनिंजोमाइलोसिल है। अब उसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहने वाला है, प्रायोरिटी बतानी है आपको, इस कंडीशन में क्या प्रायोरिटी रहती है हमेशा बच्चे के साथ, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है, उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी मेंटेन रखनी है, हेड सर्कमफेरेंस डेली चेक करना है, या उसका आईओ चार्टिंग डेली करना है। तो आपको पता होना चाहिए, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज माइलोमेनिंजोसिल की कंडीशन है और बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस डेली चेक करना है, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, बिकॉज मेनिंजोमाइलोसिल जो है उसका जो चाइल्ड है, मेनिंजोमाइलोसिल वाला चाइल्ड, उसको कंडीशन जो है हाइड्रोसेफेलस एक कॉम्प्लिकेटेड रिस्क फैक्टर है,
ठीक है, तो हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू रिकोगनाइज दी साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलिस अर्लियर, यानी कि पहले ही हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को डिटेक्ट करना है हमें। इंक्रीज इन हेड एंड सर्कमफ्रेंस सजेस्टिव ऑफ हाइड्रोसिफेलिस, अगर हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो सजेस्टिव मार्कर है फॉर हाइड्रोसिफेलिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी। RH नेगेटिव मदर है, RH नेगेटिव यानी कि O नेगेटिव भी हो सकता है, A नेगेटिव भी हो सकता है, B नेगेटिव भी हो सकता है, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है, और उसने एक बेबी डिलीवर किया है। विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज़ मोर लाइकली टू ऑर्डर फॉर द बेबी। अब बच्चे के लिए कौन सा टेस्ट डिलीवरी होने के बाद, ठीक है, मदर की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी होने के बाद कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि बेबी का किया जाएगा? पहला है आपका डायरेक्ट कुम्स, फिर है इनडायरेक्ट कुम्ब, तीसरा है ब्लड कल्चर एंड चौथा है आपका प्लेटलेट काउंट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डायरेक्ट कुम्ब। क्यों किया जाएगा मैं आपको बताती हूँ। कुम्ब टेस्ट क्या होता है पहले बताती हूँ। कुम्ब टेस्ट इज द टेस्ट टू डिटरमाइन इफ RH एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। इनडायरेक्ट कुम्ब इज डन टू द मदर एंड द डायरेक्ट कुम्ब्स आर डन टू द बेबी। यानी कि कुम्ब टेस्ट क्या होता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि बॉडी में RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक। और पहला आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कुम्ब किसका किया जाता है? मदर का किया जाता है। और जो डायरेक्ट कुम्ब है वो किसका करते हैं? बेबी का। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कुम्ब किया जाएगा बेबी का। और अगर मदर क्वेश्चन में मदर के लिए आता है तो मदर का इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। एंड जो ब्लड कल्चर एंड प्लेटलेट्स काउंट्स है डू नॉट हेल्प टू डिटेक्ट द RH एंटीबॉडीज। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका थोड़ा एक और पॉइंट है, डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज दैट आर स्टक टू द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट, जो कि RBC के सरफेस पे स्टक रहता है, ठीक है। और जो मैनी डिजीज़ हैं एंड ड्रग्स है दैट कैन कॉज दिस, काफ़ी सारी डिजीज़ भी हैं जो और ड्रग्स भी हैं जो ये कॉज कर सकती हैं। और जो ये एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ है समटाइम डिस्ट्रॉयज रेड ब्लड सेल एंड कॉज द एनीमिया, ठीक है। कई बार ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है? रेड ब्लड सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है। और एनीमिया कौन सा? हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल हाई अमाउंट में डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। द नॉर्मल रिजल्ट मीन देयर वाज नो क्लम्पिंग ऑफ सेल। अगर रिजल्ट नॉर्मल आता है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? नो एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट एट रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कोई एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो टेस्ट है नॉर्मल आया है तो ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अमंग द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम आर रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ICP। ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोला गया है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बोला गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें सारे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने के साइन एंड सिम्टम हैं, लेकिन कोई एक ऐसा साइन एंड सिम्टम है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी जब ICP इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज अलर्टनेस देखने को मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया देखने को भी मिलेगा, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। पल्स प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेशर, यहाँ पे पल्स रेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पल्स प्रेशर की बात हो रही है। पल्स प्रेशर डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा ICP इंक्रीज होने में, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर इज़ एविडेंट, बिकॉज ICP की इंक्रीज होने पे पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, डिक्रीज पल्स रेट, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हीमोफीलिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों क्वेश्चन आप ऑप्शन को पढ़ो और ऑप्शन पढ़ने के बाद बताओ कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग द हीमोफीलिया, ओके। हीमोफीलिया की रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पे बोला गया है हीमोफीलिया बी इज इनहेरिटेड इन एन X लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न, यानी कि हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और X लिंक रिसेसिव पैटर्न है उसका, ठीक है। या मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आर अफेक्टेड विद दिस कंडीशन, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका, फादर कैन नॉट पास दी X लिंक ट्रेट टू देयर सन। फादर कभी भी X लिंक ट्रेट को जो है सन को पास नहीं कर सकता है, ये करेक्ट है, ओके। आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट था।
इन हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 इज़ एब्सेंट। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है हीमोफीलिया के रिगार्डिंग कि हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 एब्सेंट रहता है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होती है। यहाँ पे मेल पेशेंट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, बिकॉज फीमेल तो कैरियर्स होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। हीमोफीलिया इज़ अफेक्टेड द मेल। हीमोफीलिया मेनली मेल्स को अफेक्ट करती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स जो हैं कैरियर होती हैं, बिकॉज जो है इट इज़ अनलाइकली दैट द फीमेल विल हैव 2 ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ दीज जीन्स। बिकॉज फीमेल के पास ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ जीन्स नहीं होते हैं, उनके पास सेम पैटर्न के जीन्स होते हैं, जिस वजह से फीमेल्स कैरियर होती हैं और मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेल सिक होता है हीमोफीलिया से। ठीक है, हीमोफीलिया इज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट स्लो द ब्लड क्लॉटिंग। अब हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। पीपल विद दिस कंडीशन एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम जो ब्लीडिंग का होता है उससे भी आगे प्रोलॉन्ग हो जाता है ब्लीडिंग टाइम। ऊजिंग होती है जो कि इंडिकेट करता है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट को हीमोफीलिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं मेजर टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे कि हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। ठीक, हीमोफीलिया ए क्यों होता है? फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी की वजह से। हीमोफीलिया बी क्यों होता है? फैक्टर 9 की वजह से डेफिशिएंसी। ओके, फैक्टर हीमोफीलिया ए को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज क्लासिक हीमोफीलिया। ठीक है, एक है क्लासिक हीमोफीलिया, एक है क्रिसमस डिजीज। ओके, क्लासिक हीमोफीलिया को फैक्टर 8 डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया बी को क्या बोलते हैं हम? क्रिसमस डिजीज एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ओके, तो आज की जो ये क्लास थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले एक इमेज आपको दिखा दूँ। आप देखिए, ये हेल्दी पर्सन की है, ये हीमोफीलिया पर्सन की है, ये नॉर्मल वेसल है। ठीक है, यहाँ पे एक इंजरी हुई, इसको भी इंजरी हुई, ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे तो फिब्रिन प्लेटलेट्स क्लॉट हो गए, बट यहाँ पे क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही। यहाँ पे देखो, नॉर्मल हेल्दी वाले में फिब्रिन आ गया, क्लॉट्स प्लग लग गया, तो ब्लीडिंग रुक गई। लेकिन आप यहाँ देखो, फिब्रिन, क्लॉटिंग, ये सब कुछ डिले है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही और प्रोलॉन्ग जा रही है। ठीक है, तो हेल्दी एंड हीमोफीलिया दोनों का डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपकी आज की जो क्लास है कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अगर अभी भी आपने वीडियो के एंड तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू सो मच अगर आप इसको कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। और ऐसे ही वीडियो एंड क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।